Assalamualaikum. Welcome to NEET Rahnuma series 2025. In this video series, we will be discussing one very important chapter from physical chemistry, and that is chemical thermodynamics. We'll be dealing with the important aspects of thermodynamics where questions have been most frequently asked by your NTA, and some other important questions where probability of your question is maximum. So we'll be starting with the first question from thermodynamics. See, one of our first question is we have two type of functions. We have one type of function that is called as state function and other type of function that is called as path function. तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास स्टेट फंक्शंस है वो स्टेट फंक्शंस क्या होती है और जितनी हमारे पास पाथ फंक्शंस होती है उनको समझना शुरू करते हैं. एक किस्म की फंक्शंस होती है, दे आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस, और जो दूसरी टाइप की हमारे पास फंक्शंस होती है दे आर कॉल्ड एज पाथ फंक्शंस. थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं या तो कोई हमारे पास फंक्शन जो होगी वो स्टेट फंक्शन होगी या तो कोई फंक्शन हमारे पास पाथ फंक्शन होगी. अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, उस फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने इस पाथ को कैसे अचीव कर लिया, आप इनिशियल से फाइनल तक कैसे गए. बस वो फंक्शन सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है और आपकी फाइनल स्टेट क्या है. ऐसी फंक्शन को बताया जाता है स्टेट फंक्शन. और अगर कोई भी फंक्शन ऐसी है जिसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो क्या लिया है, उसके अलावा आपने जब इस इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक माइग्रेट किया है या जब आप इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आ गए किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो आपने कौन सा पाथ अचीव किया है, आप किस रास्ते से गए हैं. तो अगर किसी फंक्शन का वैल्यू इस पाथ पे डिपेंड करता है तो उस फंक्शन को नाम दिया जाता है पाथ फंक्शन. अब देखो, जितनी भी हमारे पास एनर्जी की टर्म्स आती है, मतलब दुनिया में कोई भी एनर्जी अगर हमारे पास है वो एक स्टेट फंक्शन है. दैट इंडिकेट्स कि उस एनर्जी का जो वैल्यू है वो डिपेंड इस चीज पे नहीं करेगा कि आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में कौन सा रास्ता इख्तियार किया है. उसका जो वैल्यू है दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. इसलिए आपके पास कोई भी एनर्जी हो, चाहे आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे आपके पास हमारे पास यहां एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, वो सारी एनर्जीज जो होती है वो बिलोंग करती है स्टेट फंक्शंस को. अब हमारे पास नेक्स्ट चीज हम समझेंगे, और हमारे पास कौन सी चीजें हम स्टेट फंक्शंस मानते हैं. जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो भी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करता है. इसलिए हम वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. वो इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है. लेकिन अगर आप दो चीजों को देखोगे जिनको कहा जाता है मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब वो माध्यम जिनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो रूट्स जिनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उन मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में एक तो हमारे पास आता है हीट और दूसरा हमारे पास आ जाता है वर्क. तो हमारे पास दो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, एक का नाम है हीट और दूसरे का नाम है वर्क. ये दोनों पैरामीटर जो होते हैं, चाहे आप हीट की बात करेंगे चाहे आप वर्क की बात करेंगे, ये दोनों हमारे पास पाथ फंक्शंस होती है. अब क्वेश्चन वाला हमें बता रहा है इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है. जो एंथैल्पी है वो एक किस्म की एनर्जी है और एनर्जी हमारे पास स्टेट फंक्शन होती है. उसके बाद जो हीट है, हीट को अभी मैंने बोला ये हमारे पास मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है और ये हमारे पास पाथ फंक्शन है. दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है, वो हमारे पास पाथ फंक्शन है. इंटरनल एनर्जी एक किस्म की एनर्जी है, तो हमारे पास एनर्जी सारी जितनी भी होती है उसको मैंने अभी क्लासिफाई किया कि वो हमारे पास स्टेट फंक्शन होती है. नेक्स्ट बात करूंगा जो वॉल्यूम है उसको भी मैंने अभी यहां पे क्लासिफाई किया कि वॉल्यूम जो होता है वो भी एक स्टेट फंक्शन है. इसलिए आप याद रखेंगे इनमें से कौन हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से मूवमेंट करते हैं. देखो, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है.
मल्टीपल सिलेक्टिव आंसर्स में करने हैं, मल्टीपल सिलेक्शंस करनी है क्वेश्चंस में, कई कई जगह पे जहां आएगा मैं आपको बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। अब इनमें से आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि कौन हमारे पास इनमें से स्टेट फंक्शन है। पहली बात है हीट, ये हमारे पास सब लोगों को पता है, हीट के बारे में अभी हमने बताया एक पाथ फंक्शन है। फ्री एनर्जी, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो, एनर्जी नाम आए तो आप बता देना ये स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी एक तरह की एनर्जी ही है, जितनी भी एनर्जी हमारे पास होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। वर्क हमारे पास फिर से पाथ फंक्शन आ जाता है, इसलिए हमें देखना था इनमें से कौन कौन सा स्टेट फंक्शन है। ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर जो 3 है, दोनों हमारे पास स्टेट फंक्शंस की तरह एक्ट करती है। इनका वैल्यू बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो आपके पास ऐसे टाइप पैटर्न का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है हर बार नीट में यहां से सवाल बनता है। आप देखोगे 2 साल भी कंटिन्यूअसली यहां से क्वेश्चन आता है, आप जेईई मेन के लिए देखोगे या आपके नीट के लिए देखोगे, दोनों एग्जाम्स में हर बार मैक्सिमम टाइम्स आपके पास यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हम आपको बिल्कुल सिंपली बताएंगे, हमारे पास एक रिलेशन होता है, ये हमारे पास है डेल्टा एच, इसको बताया जाता है एंथैल्पी चेंज। जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर आ जाता है उस रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज आ रहा है। डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स, या कई बुक्स में आप डेल्टा ई से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जो एंथैल्पी हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट में कितना चेंज आया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ जाती है उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से। आपके पास डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा एच जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एनजी रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एनजी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम में भी इसके साथ डील करा जाता है, यहां पे भी डील करा जाता है। ये बराबर होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स है उनमें से, या जितने भी आपके पास गैसियस प्रोडक्ट्स है, जितने भी आपके पास मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स है, उनमें से अगर आप माइनस करते हैं समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स या गैसियस रिएक्टेंट्स, अगर आप डेल्टा एनजी को कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अगर आप नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को माइनस करते हैं तो आपके पास डेल्टा एनजी का वैल्यू आ जाता है। उसके बाद ये आर का वैल्यू हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आप यूनिट के हिसाब से चलेंगे, कई बार आपके पास यूनिट अगर जूल में दिया होगा तो आप वैल्यू लेंगे 8.314। अगर आपके पास कैलोरी में आंसर करना होगा तो आपके पास आर का वैल्यू 2 आ जाता है। अगर आपके पास लीटर एटमॉस्फेयर में करना होता है तो आपके पास 0.0821 हमारे पास ऐसे आपके पास इसका वैल्यू लेना पड़ता है। ये सब लोग जानते हैं, आर के यूनिट सब लोग जानते हैं, और टी हमारे पास होता है टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई मेरा, हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन एंथैल्पी में से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है। कब करना है, जब आपका कंबस्टन हो रहा है, किसका, 1 मोल हेप्टेन का कंबस्टन हो रहा है एट ए टेम्परेचर टी, तो हमें बताना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का वैल्यू क्या आ जाएगा। बहुत सिंपल बात है, जब आप 1 मोल हेप्टेन लेते हैं, मैं बिल्कुल आपको कंबस्टन की रिएक्शन यहां पे सिखाता हूं, आप बिल्कुल अटेंशन से सुने। आपके पास जब हेप्टेन होगा, हेप्टेन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C7H16, ये हमारे पास हेप्टेन है, और इसके 1 मोल को हम कंबस्ट करेंगे। कंबस्ट करने का मतलब है इसको रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस देंगे, और जब ऑक्सीजन गैस की सप्लाई देंगे, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है हेप्टेन, ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। 1 मोल हेप्टेन आपने लिया और उसके साथ आपने O2 ले लिया, O2 गैस ले लिया,
तो यहां से इस हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है, और हाइड्रोकार्बन जब होते हैं अगर उनका कंबस्शन कराया जाएगा, एक तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और दूसरा आपके पास वाटर मिलता है, और साथ में हमारे पास यहां से एनर्जी भी निकलती है, इसलिए ये प्रोसेस कहलाती है एक्सोथर्मिक। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, बड़े आसानी से बातों को समझे। देखो आपके पास यहां पे 7 कार्बन है, तो आपके यहां से 7 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। आपके पास 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन को यूज करके आप मैक्सिमम 8 वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं। तो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग ऑलरेडी हो गई है। अब तुम चेक करो आपके पास ऑक्सीजन टोटल कितने हैं। ऑक्सीजन इस साइड से आपके पास 14 + 8 दैट इज इक्वल टू 22, मतलब जो राइट हैंड साइड है उस वहां से आपके पास 22 हाइड्रोजन है, यहां से सिर्फ आपके पास 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके ऑक्सीजन भी यहां से बैलेंस हो जाते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वाटर जो है वो आपके पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज इस क्वेश्चन में हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आएगा। वो मैंने अभी बोला, आपके पास जितने गैसियस मोल्स प्रोडक्ट साइड से हैं माइनस करेंगे आप जितने गैसियस मोल्स आपके रिएक्टेंट साइड से है, तो आपके पास डेल्टा Ng या चेंज इन गैसियस मोल्स आ जाएगी। आप चेक करो आपके पास टोटल इस साइड से आपके पास इस जो प्रोडक्ट साइड है वहां टोटल आपके पास 7 गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो आप प्रोडक्ट साइड से देख पा रहे हैं कि 7 गैसियस मोल्स है। माइनस करेंगे आप रिएक्टेंट साइड से बताएं कितने गैसियस मोल्स है, 11 है, तो आपके पास 7 - 11 आ जाएगा -4। क्या आप ये बता सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है उसको अगर मैं यहां पे फिर से एक बार लिखता हूं, आपने बताया सर डेल्टा H माइनस डेल्टा U का अगर वैल्यू लिखना होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा डेल्टा NgRT। सिंपल बात है, अगर इस डेल्टा U को इधर शिफ्ट करेंगे, डेल्टा H में से डेल्टा U माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा डेल्टा Ng/RT। अब अगर ये डेल्टा H माइनस डेल्टा U का वैल्यू मुझे निकालना है, भाई अच्छे से बात को सुन लेना, अगर डेल्टा H में से डेल्टा U माइनस करेंगे आपको डेल्टा Ng का वैल्यू पता होना चाहिए। जब आपने 1 मोल हेप्टेन को कंप्लीटली कंबस्ट किया वहां से डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आया, -4 आ गया। आप R के वैल्यू को एज इट इज पुट करो, T को एज इट इज पुट करो, आपके पास आंसर जो इस सवाल का आएगा दैट इज -4RT। आप इनमें से अपना ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -4RT। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से एक बार, ये आपके पास रिसेंटली जेईई मेन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको बिल्कुल देखेंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आपको अपने एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको वहां पे पहचानना पड़ेगा। देखो सिंपल बात बता रहा है, अगर वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं और एक बार प्रेशर देते हैं, एक बार और एक एटीएम में उतना ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस और एक बार प्रेशर पे लिया जाता है वो उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जब वाटर बॉइल होता है तो वाटर क्या काम करता है, वाटर लिक्विड स्टेट में से कन्वर्ट हो जाता है वाटर गैस या वाटर वेपर फॉर्म में। वाटर लिक्विड जो है वो वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास ये बताना है कि आपको डेल्टा H माइनस डेल्टा U, लेकिन दोनों एंथैल्पीज जो है वो वेपराइजेशन की एंथैल्पीज है। आपको फिर से डेल्टा H में से डेल्टा U माइनस का वैल्यू निकालना है, और आपको यहां पे दिया गया है वो 10⁻⁻² का कुछ मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है एज्यूम वाटर लिक्विड का जो वॉल्यूम है, assume volume of water liquid is much smaller than the volume of water gas. Assume water gas can be treated as an ideal gas. तो हमें यह assume करके चलना है कि जो वाटर लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है वो काफी कम है एज कंपेयर टू वाटर गैस के कंपैरिजन में। और हम यहां पे ये भी कंपेयर कर रहे हैं, ये भी assume करके चल रहे हैं कि जो हमारे पास वाटर गैस है ये एक्ट करता है एज एन आइडियल गैस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सुने अच्छे से। हमारे पास इस रिएक्शन का अगर सबसे पहले हम डेल्टा Ng वैल्यू निकालेंगे, देखो यहां से हमारे पास 1 मोल लिक्विड था, यहां से हमारे पास 1 मोल गैस था। अगर आप नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स देखेंगे वो हमारे पास 1 के बराबर है। अगर हम गैसियस रिएक्टेंट्स देखते हैं वो हमारे पास 0 है। 1 में से माइनस करेंगे 0 तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा।
अगर मैं अब इक्वेशन को यूज करूंगा, मुझे निकालना है डेल्टा एच वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा यू, वो तो हमें अभी पता चल गया, वो हमारे पास डेल्टा एन जी आर टी के बराबर है। बिल्कुल सही है। अब तुम इन वैल्यूज को पुट करके देखो। देखो अगर मैं डेल्टा एच में से डेल्टा यू को माइनस करता हूं, डेल्टा एच में से डेल्टा यू को माइनस करता हूं, वो हमारे पास कितना आ जाता है, वो आ जाता है डेल्टा एन जी आर टी। इस रिएक्शन का अभी आपने बताया जो डेल्टा एन जी का वैल्यू है वो 1 के बराबर है, और आर का जो वैल्यू है वो आपके पास जब जूल में लेना पड़ेगा वो आएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन। ये केल्विन जो है इस केल्विन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, केल्विन और ये पर केल्विन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और आप इस डेल्टा एच में से डेल्टा यू को माइनस करो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 373, और ये हमारे पास आंसर जो आएगा ये आएगा जूल पर मोल में हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, हमारे पास ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 24, 8 7 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर उसमें आया था, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका हमारे पास आंसर जो आ जाता है दैट इज 3100 जूल पर मोल। इसका आंसर हमारे पास आता है 3100 जूल पर मोल। अगर इसको तुम लिखना चाहोगे, क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 31 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 2 जूल पर मोल, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आपको 10 रेज पावर 2 दिया हुआ है, तो आप आंसर आपका यहां पे 31 आ जाएगा। तो जो भी आपके पास ये क्वेश्चन है इसका आंसर हमने 31 निकाल दिया है। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर भी जेईई मेंस में दिया जाता है, वहां से आप कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following equations does not correctly represent first law of thermodynamics for a given process involving an ideal gas? सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना चाहता हूं तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके किस किस चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट जो है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो है Q प्लस W। डेल्टा यू रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमसे फाइंड हो जाता है, हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और Q और W के वैल्यूज को हम एब्सोल्युटली मेजर कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। अब क्या काम होगा, मैं आपको बता रहा हूं दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मेट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन आपको बताया गया है इनमें से कौन सी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेसेस के बारे में बोल देता हूं। अगर हमारे पास कोई सिस्टम स्टेट 1 में है, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम स्टेट 1 में है और अगर उसकी स्टेट को हम चेंज करके उसको स्टेट 2 में लाते हैं, तो जब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में हमारे पास चेंज हो जाता है, यहां पे बीच में जो स्टेप्स आ जाते हैं उन स्टेप्स को बोला जाता है प्रोसेस। क्या बोला जाता है, प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोसेस क्या होती है, जब एक स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी किसी दूसरी स्टेट में, वहां पे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो डिफरेंट प्रोसेसेस है हमारे पास। पहली प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। थोड़ा सा समझाता हूं। जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी हमारे पास एनर्जी चेंजेस देखे जाते हैं, चाहे आपके पास डेल्टा एच देखा जाए, चाहे आपके पास डेल्टा यू देखा जाए, ये हमारे पास 0 के बराबर आते हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम। तो एच और यू हमारे पास स्टेट फंक्शंस है, यहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, स्टेट फंक्शंस है।
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए चेंज इन एंथैल्पी विल बी जीरो एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो इन दिस केस। ऐसे अगर आप यहां पे लिखना चाहें, और डेल्टा जी का जो यहां पे वैल्यू होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि जी भी एक स्टेट फंक्शन है। यहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर होता है, इसलिए यहां पे डेल्टा जी में भी जीरो की चेंज देखी जाती है। अब उसके बाद एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो एक पॉइंट में यहां पे बता देता हूं जहां पे बार बार क्वेश्चन स्ट्राइक होता है। अगर किसी भी आइडियल गैस को, अगर कोई भी गैस आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस को अगर हम सब्जेक्ट करेंगे, उसको हम किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में लेते हैं। कोई भी आपके पास आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस को अगर आप किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में लेते हैं, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है या जहां पे डेल्टा टी का वैल्यू जीरो होता है। जब भी आप बात सुनोगे ना, कोई भी आइडियल गैस है और वो आइसोथर्मल प्रोसेस में गया है, वहां पे याद रख लेना आप, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू जीरो, और एक चीज डिफाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर अगर कोई भी हमारे पास आइडियल गैस होता है उसका जीरो होता है। और याद रख लेना नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी भी आइडियल गैस के बारे में बताया जाएगा, उसका इंटरनल प्रेशर पाई टी कितना होता है, वो जीरो के बराबर होता है। और अगर ऐसा आ गया कि आपने किसी आइडियल गैस को आइसोथर्मल प्रोसेस में लिया है, तो वहां याद रख लेना जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट इंडिकेट्स कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस में आप किसी गैस को लेते हो, जो एनर्जी पैरामीटर्स में चेंज आ जाता है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर किसी भी आइडियल गैस को आप आइसोथर्मल कंडीशंस में लेते हैं, तो उस आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर कभी भी आपने वर्ड सुना आइडियल गैस, वहां पे इंटरनल प्रेशर पाई टी का वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज जो होता है वो अलाउड नहीं होता है। ना ही तुम सिस्टम से हीट ले सकते हो, ना ही तुम सराउंडिंग से हीट दे सकते हो। मतलब ना ही सिस्टम हीट का एब्जॉर्प्शन करता है और ना ही सिस्टम हीट लॉस कर देता है। ऐसी प्रोसेस को बताया जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपकी प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज जो होता है, हीट जो होती है वो हमारे पास जीरो के बराबर आती है, तो उस प्रोसेस को बताया जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर आप देख पा रहे हो, एक और प्रोसेस हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। वो प्रोसेसेस जिनके दौरान जो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है दैट इज इक्वल टू जीरो, या इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम अगर बराबर होता है किसी प्रोसेस में, उसको बताया जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर है तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू हमारे पास जीरो आएगा। और जब चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू जीरो के बराबर आएगा, हम सब लोग जानते हैं एक टर्म डिफाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज वर्क। वो वर्क हमारे पास जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। अगर आप डेल्टा वी का वैल्यू जीरो पुट करोगे, दैट इंडिकेट्स कि आप एक आइसोकोरिक प्रोसेस में गए हो और वहां पे वर्क डन का वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो आपको कुछ पैरामीटर्स बताए, जिन पैरामीटर्स को यूज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जरा सब लोग मुझे बताओ, तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर सुनो, अगर तुम डेल्टा यू का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वो साइक्लिक प्रोसेस में होता है, आपका डेल्टा यू का वैल्यू जीरो होगा, आपके पास Q जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। तो ये वाला हमारे पास स्टेटमेंट साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप Q माइनस W लिख सकते हैं। और फिर से देखो, आप अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में आ गए और आपने गैस कौन सी ली, आइडियल गैस, वहां पे डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा, Q का फिर से वैल्यू तुम माइनस W लिख सकते हो। दैट इंडिकेट्स कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। अब उसके बाद तुम आइसोकोरिक प्रोसेस पे चले जाओ। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो डेल्टा यू होता है दैट इज इक्वल टू Q प्लस W, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाता है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो जीरो के बराबर है, आपकी जो इक्वेशन है, आपका फर्स्ट लॉ जो है वो रिड्यूस होकर आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर है Q के। दैट इंडिकेट्स कि ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब तो बचा एक ही, वही इनकरेक्ट होगा। क्या अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेसेस में आप जब फर्स्ट लॉ लिखते हैं, फर्स्ट लॉ हमारे पास है डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा।
अगर Q का वैल्यू 0 आएगा, डेल्टा U किसके बराबर आएगा? W के बराबर। लेकिन यहां पे डेल्टा U जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। हमें बताना था इनमें से कहां पे फर्स्ट लॉ करेक्टली डिस्क्राइब प्रोसेसेस को नहीं करता है, वो आपके पास स्टेटमेंट नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 3 में सही देखा गया है कि आपका फर्स्ट लॉ वहां से वैलिड नहीं हो रहा है। देखो अब उसके बाद बता रहा है अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है और वो सिस्टम वर्क कर रहा है कितना, ए सिस्टम डज 200 जूल वर्क एंड एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब्स 150 जूल ऑफ हीट, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। बातों को अच्छे से सुन लेना, मैं क्या बता रहा हूं वो सुनो। बता रहा है कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, याद रख लेना जब भी वर्क सिस्टम करेगा, वर्क इन केस ऑफ केमिस्ट्री जब भी हमारे पास सिस्टम काम करेगा, वो सिस्टम जो काम करता है उसको हम केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेते हैं। जब भी कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपके पास काम करेगा तो वो वर्क वहां से नेगेटिव ली जाती है। और अगर आप उसके बरक्स वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं, बातों को अच्छे से सुन लेना, जब आप वर्क करते हैं किसके ऊपर, अगर आप खुद ही सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो तुम कर रहे हो वो हमारे पास पॉजिटिव, जो वो कर रहा है वो हमारे पास नेगेटिव है। याद रख लेना, जो तुम कर रहे हो ना वो हमेशा पॉजिटिव, जो वो कर रहा है वो हमेशा हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव। ऐसी मैं एक और स्टेटमेंट लिख सकता हूं, अगर कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है या अगर हम हीट सिस्टम को दे रहे हैं, मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो हमारे पास आ जाएगा हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर बाहर से सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो होगा पॉजिटिव, और जो वो कर रहा है, अगर हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रहा है वो हीट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा या नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। अब तुम ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो वो हमेशा नेगेटिव, या सॉरी अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो पॉजिटिव, जब सिस्टम काम खुद करेगा वो नेगेटिव। अगर मैं सिस्टम को यहां से हीट दे रहा हूं दैट इज पॉजिटिव, अगर मैं सिस्टम से हीट ले रहा हूं वो आपके पास नेगेटिव आ जाता है। अब एक सिस्टम जो है वो कितने जूल का वर्क कर रहा है, दैट इंडिकेट्स वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है, इसलिए वर्क आपके पास नेगेटिव आ जाएगा -200 जूल। और उसी टाइम पे वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 150 जूल। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इंडिकेट्स मैं दे रहा हूं, और मैं कितना देता हूं, वो देता हूं मैं 150 जूल। अब उसके बाद द मैग्नीट्यूड, अब से मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा। जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से जो डेल्टा यू होता है दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आप इंटरनल एनर्जी में चेंज करोगे, चेंज कितनी है कैलकुलेट करोगे, चेंज कितनी आएगी, वो आएगी क्यू कितना है, वो आपके पास 150 है और वर्क आपके पास -200 है। आपका आंसर यहां से आएगा -50 जूल। और आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा 50 जूल, -50 जूल आप नहीं लिखोगे। नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद बता रहा है कि आप एक फिनोमेनन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। दो चीजें होती है, जो एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन, और दूसरी प्रोसेस हमारे पास होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो किसी भी गैस का, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो याद रख लेना जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। और अगर आप उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, आप सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइनल वॉल्यूम। अब आपको बता रहा है जब आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, द वर्क डन इज 10 किलो जूल and 2 kg of energy is escaped in the form of heat, the change in internal energy is। आपको बता रहा है आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, उस कंप्रेशन को करवाने के लिए आप बाहर से वर्क कर रहे हो, और वर्क कितना कर रहे हो, 10 किलो जूल वर्क कर रहे हो, और उसमें से आपका कुछ एनर्जी जो है वो जाया हो जाता है, वो बाहर चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट,
और वो कितना एस्केप हो रहा है, 2 किलो जूल एस्केप हो रहा है। अब उसको आप क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितनी आएगी। देखो आप पैरामीटर्स को अच्छे सुनो, आप स्प्रिंग पे काम कर रहे हैं, दैट इंडिकेट्स वर्क डन बाय द सिस्टम, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैं बता रहा हूं अगर आप काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और वो कितना आएगा 10 किलो जूल। उसमें से कितनी हीट जो है वो एस्केप हो रही है, एस्केप हो रही है। हीट एस्केप होने का मतलब है सिस्टम हीट बाहर फेंक रहा है। अगर सिस्टम हीट बाहर दे रहा है दैट इंडिकेट्स कि वो हीट का मैग्नीट्यूड या हमारे पास वैल्यू आएगा -2 किलो जूल। अब हमें बताना है इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू जो होगा दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जो आएगा दैट इज क्यू का वैल्यू आपके पास कितना है, दैट इज -2, और आपके पास वर्क का वैल्यू जो है दैट इज 10 किलो जूल। आपके पास आंसर जो करेक्टली आ जाएगा दैट इज 8 किलो जूल, आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस केस में आपके पास 8 किलो जूल आ जाएगी। आपको यहां पे 8 किलो जूल आंसर लिखना पड़ेगा। वेरी नाइस। आपके पास उसके बाद बताया है अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन। कुछ आपके पास यहां पे पैरामीटर्स दिए हैं, ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट करने क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट करने आंसर्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट ऑफ पैरामीटर्स होगा जो पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो भाई मेरा जो Q प्लस W है, क्या आप ये रिलेशन फर्स्ट लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं, जो Q प्लस W है दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। मतलब अगर आप देखो आप इस पाथ फंक्शन Q को और इस पाथ फंक्शन वर्क को ऐड करते हो, वो आपके पास एक स्टेट फंक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड है डेल्टा यू। दैट इंडिकेट जो Q प्लस W है, कोई ऐसा ना सोचे सर Q भी हमारे पास पाथ फंक्शन है, W भी हमारे पास पाथ फंक्शन है, तो मैं मारूंगा टिक ये हमारे पास पाथ फंक्शन है। नहीं, अगर आपको दे रहा है Q प्लस W, कभी कभी ऐसे आपके पास इक्वेशन में आ जाता है ये भी हमारे पास पाथ फंक्शन, ये भी पाथ, इन दोनों पाथ फंक्शंस का जो जमा आता है, जो सम आता है, वो कभी आपके पास स्टेट फंक्शन आ सकता है। इसलिए जो Q प्लस W है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू हमारे पास स्टेट फंक्शन है, दैट मींस ये स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वर्क है और उसके बाद हमारे पास हीट है, ये भी हमारे पास एक पाथ फंक्शन है। सिंपली वर्क दिया है ये पाथ फंक्शन है, हीट दिया है ये भी हमारे पास पाथ फंक्शन है, और पहले केस में ये हमारे पास स्टेट फंक्शन था। अब इस केस में आपको H माइनस टीएस दिया हुआ है। आप एक एनर्जी को याद रखेंगे, जो G होता है दैट इज इक्वल टू H माइनस टीएस। जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू आपके पास एंथैल्पी कितनी है उसमें से माइनस करेंगे आप टीएस, तो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है। और ये वैल्यू अगर G के बराबर है और G एनर्जी है, एनर्जी का मतलब ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। अब आपको कौन कौन सा पैरामीटर करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि वो हमारे पास पाथ फंक्शन है, एक तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास यहां से करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 भी यहां, ऑप्शन नंबर सॉरी ये तो 2 है और ये 3 होना चाहिए, 3, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट हो जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम 100 केल्विन टू 200 केल्विन इफ इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is 2 joule per Kelvin per gram and its mass is 20 ग्राम। आपको यह बताना है आपको कितनी हीट देनी पड़ रही है, आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि एक सबस्टेंस का टेम्परेचर तुम 100 केल्विन से 200 केल्विन तक रेज कर सकोगे, और आपकी जो बॉडी है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है दैट इज 2 जूल पर केल्विन पर ग्राम, और उसका जो मास है वो हमारे पास 20 ग्राम है। अब देखो एक बॉडी को कितनी हीट देनी पड़ती है ताकि उसका टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा टी से बढ़ जाए, वो हमारे पास बराबर होता है उस बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मल्टीप्लाई करेंगे आप टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आ रहा है। मतलब अगर आप टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा रहे हो और बॉडी की हीट कैपेसिटी सपोज S के बराबर है और बॉडी का मास M के बराबर है, आप एग्जैक्टली बताएंगे कि वहां पे हीट कितनी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये बात अच्छे से सुन लेना, आपको अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 तक बढ़ाना है
और उस बॉडी की स्पेसिफिक कैपेसिटी पता है, उस बॉडी का मास पता है, आप ये बता सकते हो हमें टोटल हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी उसको निकाल सकते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट कैपेसिटी पर ग्राम, और जो m है वो रिप्रेजेंट करता है मॉस ऑफ बॉडी कितना है, और डेल्टा T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। और इन तीनों पैरामीटर्स का अगर वैल्यू आपके पास होगा, आप Q का वैल्यू मुझे बता सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं लिखता हूं S से, और यहां पे हमारे पास जो डेल्टा T है इसको मैं लिख सकता हूं फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1। देखो बॉडी का हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, दैट इज टेकन एज 20 ग्राम। बॉडी का स्पेसिफिक हीट जो दिया हुआ है दैट इज 2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, T2 में से T1 को माइनस करेंगे, वो आपके पास 200 में से 100 हम माइनस करेंगे, वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 100। अब इसको और सॉल्व करेंगे, देखो हमें बताना है टोटल हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज 20। देखो ग्राम और ग्राम कैंसल, केल्विन और केल्विन कैंसल हो गए, हमारे पास इसका आंसर जो आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 40, और 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, तो हमारे पास यह आंसर आएगा 4000, और यह आएगा 4000 जूल। अगर आपको किलो जूल में आंसर देना पड़ेगा, वो आपके पास आएगा 4 किलो जूल। तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि आपका टेम्परेचर बॉडी का 100 केल्विन से 200 केल्विन तक रेज हो जाए, और उस बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 2 है और मास इतना है, तो आपको इतनी हीट देनी पड़ रही है। क्योंकि आप ये इक्वेशन याद रखेंगे, आपको कितनी हीट देनी पड़ती है, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है उसको यहां पे शुरू करते हैं। देखो हमें बता रहा है कि हमारे पास 5 मोल आइडियल गैस के हैं, और उसको हमने किस टेम्परेचर पे लिया है, उसको हमने 100 केल्विन पे लिया है, और उसको हम रिवर्सिबली कंप्रेस कर रहे हैं, और रिवर्सिबली कंप्रेस करते करते जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और वो बन रहा है 200 केल्विन। और अगर इस रिएक्शन में CV का वैल्यू दिया है 28 जूल पर केल्विन पर मोल, आपको एक तो बताना है डेल्टा U और दूसरा बताना है डेल्टा PV कितना आएगा। बातों को अच्छे से सुनो, एक एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको सुने। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी गैस को या आइडियल गैस को रिवर्सिबली कंप्रेस कर रहे हैं, उसका मतलब है आप उसको मल्टी स्टेजेस में कंप्रेस कर रहे हैं, या इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में अगर आप कंप्रेशन करते हो, दैट इंडिकेट्स कि वो एक रिवर्सिबल कंप्रेशन है। मतलब तुम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, ऐसे 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 नीचे आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है जब आप नीचे आ रहे हैं और आप इनफिनाइट स्टेजेस में कंप्रेशन कंप्लीट करते हैं, या एक कंट्रैक्शन जो है इनफिनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होता है, उस कंट्रैक्शन का नाम है रिवर्सिबल कंट्रैक्शन या रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब इस कंप्रेशन के करवाते टाइम आपका टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन से बढ़ रहा है 200 केल्विन तक, और इस आइडियल गैस का जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम है दैट इज 28 जूल पर केल्विन पर मोल, और उसके बाद आपको डेल्टा U और डेल्टा PV को कैलकुलेट करना है। बात को अच्छे से सुन लेना, मैं आपके 2 इक्वेशन यहां से बनाता हूं, अब इसको सुनिए, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, अब इनको एक बार देखें। जो हमारे पास डेल्टा H, सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में ही आपको दिखाता हूं, हमारे पास क्या होता है, जो H होता है वो बराबर होता है U प्लस, जो H होता है वो होता है U प्लस PV, मतलब जो एंथैल्पी होती है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV। अगर आप इसमें ये करते हैं, आप लिख रहे हैं, आप डेल्टा हर साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास बनेगा डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन PV। अगर आप यहां पे चेक करते हैं तो ये इक्वेशन तब आप यूज करेंगे, ये सुन लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहां पे अटक सकते हैं। मोस्ट टाइम्स पे आपका क्वेश्चन यहां से गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जो इक्वेशन आप याद करते हो हर बार वो इक्वेशंस नहीं आती है। अगर आपका प्रेशर भी वेरिएबल है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, तब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। लेकिन भाई मेरा, अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस है, या अगर आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे,
कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे जो डेल्टा एच है वो बराबर आएगा डेल्टा यू। और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये प्रेशर की टर्म बाहर आएगी और आपको सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम तब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो बी बाहर आएगा, यहां पे बनेगा डेल्टा वी। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं या अगर आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस पे या आपकी प्रोसेस आइसोकोरिक है तो उसमें आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल्टा एच बराबर आएगा डेल्टा यू प्लस अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में काम कर रहे हैं तो वी बाहर आएगा, आपको चेंज देखना पड़ेगा, चेंज इन प्रेशर। तो आपके पास ये बनेगा डेल्टा एच बराबर आएगा डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। अब उसके बाद ये देखें नेक्स्ट, मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक तो डेल्टा पीवी को कैलकुलेट करना है, दूसरा आप डेल्टा यू को भी कैलकुलेट करेंगे। ये डेल्टा यू भी फाइंड आउट करना है, ये डेल्टा पीवी भी फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा जो हमारे पास डेल्टा यू है इसका हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर T2 से T1 तक या T1 से T2 तक चेंज हो रहा है तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको बताता हूं, जो du है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू n cv dt। और अगर cv टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो आप इसको इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे और इंटीग्रल रन करेगा फ्रॉम T1 टू T2। और अगर इस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेशन की आपके पास ये du डेल्टा u बनेगा, दैट कैन बी रिटन एज u2 माइनस u1 और ये आएगा n। और अगर cv टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और dt की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी t और उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करने के बाद आपका वैल्यू आएगा t2 माइनस t1। क्या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डेल्टा u बराबर आ रहा है, डेल्टा u जो है वो कितना आ रहा है दैट इज ncv डेल्टा t, ncv डेल्टा t। अगर इन पैरामीटर्स को देखा जाए क्या आपके पास n का वैल्यू है 5 मोल दिया हुआ है, cv का वैल्यू भी दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर का भी वैल्यू दिया हुआ है। आप इसको कैलकुलेट करें एक बार, आपके पास 5 मोल्स गैस के हैं, गैस का जो cv स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है दैट इज 28 और चेंज इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर कहां से कहां चेंज कर रहे हैं 100 केल्विन से 200 केल्विन, दैट इंडिकेट्स कि आपकी चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 100 के बराबर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 5000 ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 28 और ये वैल्यू हमारे पास आएगा 14000 जूल। और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे अप्रोक्सीमेटली नहीं मैं बिल्कुल इसको लिख सकता हूं, ये बराबर आएगा, अगर इसको मैं किलो जूल में लेता हूं तो आपका आंसर आएगा 14 किलो जूल। डिवाइड बाय करेंगे आप 10 रेज़ पावर 3 से तो आपके पास ये किलो जूल में कन्वर्ट होगा और कितना आएगा किलो जूल में 14 किलो जूल आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू तो आपने कैलकुलेट किया कि ये 14 तो पहले दूसरे और चौथे ऑप्शन में दिख रहा है इंडिकेटिंग दैट कि ऑप्शन नंबर 3 यहां से एलिमिनेट हो जाता है। अब उसके बाद आपको डेल्टा पीवी निकालना है, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको अभी डेल्टा एच नहीं पता तो डेल्टा एच की इक्वेशन आपको बता देता हूं। डेल्टा एच किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। और आप याद रखेंगे आपकी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेयर रिलेशन और वो आपके सीपी और सीवी को आपस में रिलेट करती है। कैसे, आपका सीपी में से अगर सीवी को आप माइनस करते हैं वो आपके पास एनआर के बराबर आएगा और या मैं सिंपली लिखूंगा आर के बराबर आएगा। आप इसके लिए लिखोगे जो आपका सीपी वैल्यू है वो निकालना है, क्या मैं सीपी को लिख सकता हूं वो आएगा आर प्लस सीवी, आर प्लस सीवी। चूंकि आप जब स्पेसिफिक करते ये मोलर करते हैं तो आप फिक्स करते हैं कि आपके पास 1 मोल है। आर का वैल्यू अगर मैं 8.0 ही लिखता हूं, सपोज 8.0 जूल की टर्म्स में लिखता हूं, बाकी वो पॉइंट्स हैं उनको मैं नेग्लेक्ट करता हूं। और सीवी का वैल्यू हमारे पास 28 है, आप इसको फाइंड आउट करके या कैलकुलेट करके आपके पास सीपी का वैल्यू जो है वो 36 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। अगर आप डेल्टा एच को अब निकालना चाहते हो तो आपके पास मोल्स कितने दिए थे 5, सीपी का वैल्यू कितना दिया था 36 और चेंज इन टेम्परेचर जो है 100 से 200 टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि आपकी जो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू है वो 100 के बराबर है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 18000 वैल्यू आ जाएगा, 18000 जूल, जिसको तुम लिख सकते हो किलो जूल की टर्म्स में 18 किलो जूल। आपने डेल्टा एच भी निकाला, आपने डेल्टा यू भी निकाला, क्या आप अब डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, वो आएगा डेल्टा एच
माइनस डेल्टा यू दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ पीवी। और जब डेल्टा ऑफ पीवी आप निकालोगे वो आएगा डेल्टा एच में से आप डेल्टा यू को माइनस करेंगे, वो आएगा 18 माइनस 14 एंड दैट इज इक्वल टू 4 किलो जूल। तो आप जब डेल्टा पीवी को यहां से कैलकुलेट करते हो वो आपके पास 4 किलो जूल आ जाता है। तो डेल्टा यू में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 14 किलो जूल एंड चेंज इन पीवी इज इक्वल टू 4 किलो जूल। तो आपका आंसर नंबर 1 जो है, यहां से हमारा आंसर नंबर 1 करेक्ट है। देखो बता रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस है, अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 2 atm टू 2 atm 3 लीटर 95 केल्विन। देखो ये P1 को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल प्रेशर आपके पास 2 atm है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 3 लीटर है और इनिशियल टेम्परेचर आपके पास T1 95 केल्विन है। आप इसको ले रहे हो दूसरे टेम्परेचर P2 पे और दूसरा हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम होगा। पहला प्रेशर है, उसके बाद ये वॉल्यूम होगा और ये लीटर में होगा। तो आपके पास ये V2 है और ये आपके पास T2 होगा। मतलब आपकी स्टेट चेंज हो रही है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। कितना दिया है, 30 लीटर एटीएम। द चेंज इन एंथैल्पी इन द प्रोसेस इन लीटर एटीएम इज, मतलब आपका जब भी एक मोल नॉन आइडियल गैस का लिया जाता है उसकी स्टेट आप P1 V1 T1 से चेंज कर रहे हैं और कहां तक ले रहे हैं, P2 V2 T2 तक ले रहे हैं। और उस प्रोसेस में बता रहा है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 30 लीटर पर एटीएम। और अब बता रहा है कि आप चेंज इन एंथैल्पी बताइए लेकिन लीटर एटीएम की टर्म्स में। बहुत ही आसान है। अब तुम चेक करो क्या तुम ये इक्वेशन यहां पे वैलिड लिख सकते हो। ये हमारे पास डेल्टा एच आता है, ये हमारे पास बराबर आता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। चेक करो क्या यही इक्वेशन यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आप इस पोजीशन पे देख रहे हो कि आपका प्रेशर 2 atm से चेंज हो रहा है 4 atm, दैट मींस प्रेशर भी वेरिएबल है। और आपका वॉल्यूम जो है 3 लीटर से 5 लीटर बन रहा है, दैट मींस वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम भी हमारे पास चेंज हो रहा है। क्या इसको मैं एक और टर्म में ऐसे लिख सकता हूं जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच बराबर होगा H2 माइनस H1, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, U2 माइनस U1, और डेल्टा पीवी किसके बराबर होगा, ये होगा P2 V2 माइनस P1 V1। अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे तो आप यहां से लीटर एटीएम की टर्म्स में डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे बता रहा हूं सुनो। आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। डेल्टा यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू आपके डेल्टा यू का वैल्यू दिया है 30 लीटर एटीएम। आपके पास ये दिया है 30 लीटर एटीएम, सिंपली 30 लीटर एटीएम की टर्म्स में प्लस आप मुझे बताओ जो आपके पास P2 है और V2 है उसका वैल्यू कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 वो आ जाएगा 20 लीटर एटीएम। 20 लीटर एटीएम। P1 और V1 का आपके पास वैल्यू आएगा 6 लीटर एटीएम। 6 लीटर एटीएम। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 30 लीटर एटीएम प्लस ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 14 लीटर एटीएम। अगर आप डेल्टा एच को कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एच का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 44 लीटर एटीएम। तो इस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू है वो लीटर एटीएम की टर्म्स में आपने कैलकुलेट किया और वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 44.0 लीटर एटीएम। तो यहां से आपका ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है अगर आपको ऐसे दे रहा है। देखो 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from an initial volume of 1 liter to final volume 10 liters. The change in internal energy for this process is. देखो ये वाला सवाल कई बार आपको धोखा दे सकता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप दो वर्ड्स को यहां पे कैलकुलेट करके बताओगे, एक तो हमारे पास आइडियल गैस है, एक तो वर्ड दिया हुआ है आइडियल गैस, और आप किस प्रोसेस में उसको ले रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में ले रहे हैं। तो आपको मैंने बताया आइडियल गैस की केस में आप एक तो याद रखेंगे कि उसका इंटरनल प्रेशर जो होता है, आइडियल गैस का जो इंटरनल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू 0, ये बात बताया था। और बताया था कि अगर आपकी प्रोसेस में
आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल है, आप उस आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी आइडियल गैस को सब्जेक्ट करते हो, तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 आ रहा है। आपको बता क्या रहा है, आपको बता रहा है 1 मोल आइडियल गैस का आइसोथर्मली एक्सपेंड करा जाता है। मुझे इसे गरज नहीं है कि वो एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बस मुझे पता है आइडियल गैस है और प्रोसेस आइसोथर्मल है। फिर वॉल्यूम इतने से उतना बदल रहा है, वो भी मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। आपको बता रहा है चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता रहा है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, गैस आइडियल है, तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चेक करते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 मीट्रिक क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको बता रहा है एक आइडियल गैस है, उसको हम आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस होते होते वॉल्यूम जो है वो 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब तक आ रहा है, और आप एक कांस्टेंट प्रेशर की सप्लाई दे रहे हैं, और वो कांस्टेंट प्रेशर आप कितना दे रहे हैं, वो आपके पास 4 atm के बराबर है। इट इंडिकेट्स, अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि हम कोई भी प्रोसेस करवा रहे हैं अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात आती है तो याद रखना जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल, क्योंकि जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो वेरिएबल होता है, और अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इंडिकेट्स ये प्रोसेस आपके पास इरिवर्सिबल है। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे स्ट्राइक करेगा कि अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, दो टाइप की प्रोसेस, या तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल। वो प्रोसेस जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, आप झटके से कंप्रेशन करते हो या झटके से एक्सपेंशन करते हो, वो प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होती है। अगर आप मल्टी या इन्फिनाइट स्टेजेस में कंप्रेशन या एक्सपेंशन कर रहे थे, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल थी, वो प्रोसेस रिवर्सिबल थी। अब ये प्रोसेस हमने बता दिया इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एक चीज हमें निकालना होता है, दैट इज वर्क डन। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है उनमें वर्क डन जब निकाला जाता है वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हो, वो बराबर आता है माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। सही बात है अभी तक। अब इस प्रोसेस में जो भी वर्क हो रहा है उस वर्क को हीट की मोड में या हीट का यूज करके, उस वर्क को हम हीट में कन्वर्ट करके उस प्रोसेस को, उस वर्क को कन्वर्ट किया जाता है हीट में, और उस हीट से क्या करा जाता है, 1 मोल एल्युमिनियम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करा जाता है, और उस एल्युमिनियम का जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है दैट इज 24 जूल पर मोल स्क्वायर, हमारे पास क्या पर केल्विन आ जाता है। द टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इज इंक्रीज्ड बाय, हमें सिंपल बता रहा है कि आपने गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया, वहां से जो आपको वर्क मिला उस वर्क को इन द फॉर्म ऑफ हीट यूज करके आपने 1 मोल एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी से, और उस एल्युमिनियम का जो मास है वो बता रहा है, वो हमारे पास 1 मोल दिया है, 1 मोल की टर्म्स में दिया है, और उस एल्युमिनियम की जो हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, वो 24 जूल पर केल्विन पर मोल हमारे पास आ जाता है। तो हमें बताना है चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। देखो इस सवाल को मैं कैसे कर लेता हूं। मैं सबसे पहले यह समझूंगा कि इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में कितना वर्क डन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। आप बताओ एक्सटर्नल प्रेशर आप कितना दे रहे हैं, -4 atm, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, 5 मेट्रिक क्यूब से 4 मेट्रिक क्यूब तक। तो आपका जो यहां से आंसर आएगा वो आएगा V2 - V1। आपका वॉल्यूम जो है 1 से चेंज हो रहा है 5 तक, तो आपके पास यहां से जो हीट रिलीज होगी या जो हमारे पास वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू 16 जूल। अब इसी हीट को यूज करा जाता है, जो यहां से वर्क करा आपने, इसको हम हीट में कन्वर्ट करके इसको हम टेम्परेचर बढ़ा, इसके माध्यम से या इस हीट की वसातत से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और वो बॉडी हमारे पास 1 मोल एल्युमिनियम है और उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो 24 जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास आ जाता है। अब हमें बताना है उसमें टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कितना होगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमें Q कितनी हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी, वो बराबर होगा
आपने कितने मोल्स उस गैस के लिए हैं मल्टीप्लाई, या उसने आपने उस सबस्टेंस का कितने मोल्स लिए हैं जिसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, उसका आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी जो Cm है उसका वैल्यू कितना है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो आपकी जो ये वर्क है किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में। मतलब आप 16 जूल हीट दे रहे हैं और आपने 1 मोल एल्युमिनियम लिया है जिसका हमारे पास स्पेसिफिक या मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया है 24 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। आप इसको चेक करो, आपका आंसर आएगा, अगर आप डेल्टा टी देख रहे हैं टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 24, एंड इसको आप कैंसल आउट करके ये आ जाएगा 8/12। आप इसको और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4/6। इसको तुम और सॉल्व करोगे आपके पास 2/3 आ जाएगा। तो जहां पे चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 2/3 केल्विन आ जाएगा वो आपके पास सही आंसर आएगा। फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को बता देता हूं। पहले आपने गैस का आइसोथर्मल कंप्रेशन कर लिया 5 मेट्रिक क्यूब से 1 मेट्रिक क्यूब तक, तो यहां से जो वर्क डन आ गया उसको यूज करके हमने एक बॉडी को हीट किया, और वो बॉडी क्या है, वो है 1 मोल एल्युमिनियम, और उसकी मोलर हीट कैपेसिटी भी है, और उसका डेल्टा टी भी दिया, उसका हमारे पास क्यू भी दिया हुआ है। आपको डेल्टा टी निकालना था, वो आपके पास 2/3 केल्विन आ जाता है। आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखो बात सुन लेना, बता रहा है कि अगर आपके पास 5 मोल हीलियम है और उसको तुम एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन, और आपके बॉडी का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कितना ऑब्टेन होगा। देखो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल और आइसोथर्मल है उसमें आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बराबर आता है -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। अगर आप कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबली करा रहे हो और वो प्रोसेस आइसोथर्मल है, उसमें वर्क डन कितना होता है, वर्क डन हमारे पास आता है -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। अगर आप वर्क को निकालोगे वो आएगा -2.303, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपके पास 5 आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास R का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, R का वैल्यू वही से दिया हुआ है 8.314 मल्टीप्लाइड में टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन दिया गया है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप log ऑफ V2 अपॉन V1। आप चेक करें आपका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 20 है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 10 लीटर है, ये आपके पास कैंसल आउट होके log 2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा -2.303 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300, और log 2 का वैल्यू वही से दिया हुआ है दैट इज 0.301। इसको सॉल्व करेंगे आपको इस इक्वेशन में आपका आंसर यहां से मिल जाएगा, आपकी कितनी मैक्सिमम वर्क इसमें से ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास अगर 4 लीटर ऑफ आइडियल गैस है और उसको अगर तुम एक्सपेंड कर रहे हो आइसोथर्मली, लेकिन एक्सपेंशन कहां हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है। मतलब आपने कोई गैस कंटेनर में लिया है और इसको आपने ढक लिया है, आपने इसका पिस्टन बाहर से यहां से पिस्टन लगाया हुआ है, लेकिन आपका यहां से जो कंडीशन दिया हुआ है वो वैक्यूम कंडीशन है। मतलब आपने कोई गैस लिया जिसका 4 लीटर वॉल्यूम था, उसको आप एक्सपेंड कर करके वॉल्यूम 20 लीटर बना रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस वैक्यूम में होता है। वैक्यूम का मतलब है ना भाई कि आपका जो P एक्सटर्नल का वैल्यू है वो 0 के बराबर है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू 0 के बराबर है तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी उस बॉडी में दैट इज इक्वल टू 0। वर्क डन भी 0 होगा, हाँ वर्क डन भी हमारे पास 0 होगा, हीट एब्जॉर्ब 0। देखो उसके बाद ये बता रहा है फिर से 5 moles of an ideal gas at 1 bar and 248 expanded into a vacuum to double of its volume, work done is। फिर से बता रहा है कि आपके पास 5 मोल आइडियल गैस के हैं, उनको आप इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे ले रहे हैं और एक्सपेंड करके आप, या एक्सपेंशन जो है वो वैक्यूम में होता है, आपको सिंपली बताना है वर्क डन का वैल्यू हमेशा अगर वैक्यूम में होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन, और वहां पे हमारे पास वर्क डन का वैल्यू जो है अगेन 0 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट है, देखो एक प्रोसेस होती है दैट इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, याद रख लेना।
एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस में या तो हीट का जो एक्सचेंज है दैट इज जीरो, या नो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, प्रोसेस एडियाबैटिक है और उस प्रोसेस को तुम रिवर्सिबली कर रहे हो। तुम ये चेक कर लेना, मैं आपको बताया था जो हमारे पास डेल्टा यू है दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू जीरो के बराबर आएगा, डब्ल्यू आपके पास डेल्टा यू के बराबर आएगा। मतलब जो भी आप वर्क करोगे दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जब एडियाबैटिक सिस्टम काम करेगा तो वहां पे उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, और अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। या आप अगर एडियाबैटिक सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। दैट मीन जब आप एडियाबैटिकली कोई प्रोसेस करते हो, चाहे एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप कंप्रेशन करते हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ये एक अलग बात है। लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ इक्वेशन यूज की जाती है। पहली आ जाती है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये गामा जो है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिसिटी, और ये बराबर होता है सीपी अपॉन सीवी। अगर आप सीपी बाई सीवी करते हो वहां से आपका गामा मिलता है, और गामा रिप्रेजेंट करता है किसी भी गैस की एटॉमिसिटी क्या है। देखो एडियाबैटिक जो प्रोसेसेस होती है उनमें स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ इक्वेशन यूज की जाती है। पहली इक्वेशन जो यूज करते हैं दैट इज पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज P1 माइनस गामा, उसके बाद T गामा जो होता है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास सेकंड स्टेट को डिफाइन या एडियाबैटिक प्रोसेस को ऐसे डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन यूज की जाती है। और एक प्रोसेस भी हमारे पास आ जाती है जहां पे आप V और T को कोरिलेट करते हैं, और वहां पे आप लिखते हैं, फिलहाल आप इसको फिलहाल छोड़ लीजिए, फिलहाल आप इन दो इक्वेशंस को याद करें। नेक्स्ट में देखते हैं वो इक्वेशन एग्जैक्टली कैसे बनती है। वो आती है V गामा माइनस 1 इन T, ऐसे आपके पास फिलहाल ये याद रखना है। आप इस इक्वेशन को चेक करो, ये हमारे पास है P की पावर -2/5, T की पावर 7/5। आप इसको कंपेयर करो, ये हमारे पास PT है, यहां पे भी PT है, T का पावर गामा, T की पावर 7/5। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो हमारे पास गामा है वो आएगा 7/5, वो आपके पास क्या आएगा 7/5। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाता है 1.4 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। 7/5 का मतलब है 1.4, और 1.4 हमारे किस गैस को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ये गैस हमारे पास डाई एटॉमिक गैस होना चाहिए। अगर गामा का वैल्यू 1.4 आ जाता है दैट इंडिकेट्स की गैस आपके पास डाई एटॉमिक होना चाहिए, और वो हमारे पास O2 जो है वो डाई एटॉमिक गैस है। अब उसके बाद देखो एक और स्टेट इक्वेशन हमारे एडियाबैटिक कर्व्स में यूज की जाती है या एडियाबैटिक स्टेट्स में यूज की जाती है। तो हमारे पास वहां पे आता है टीवी गामा -1 जो होता है वो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। आप इसको चेक करो, अगर आप यहां से गामा -1 देखोगे ये इसके कंपेयर हो जाएगा। तो गामा -1 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/3, और गामा जो आएगा दैट इज इक्वल टू, अगर ये यहां चला जाएगा ये बनेगा 1/3 + 1, और ये आएगा गामा जो आएगा दैट इज 1.33। और अगर गामा 1.33 आता है दैट इंडिकेट्स कि जो गैस है वो पॉलीएटॉमिक है। और अगर गैस पॉलीएटॉमिक देखा जाए, ये मोनोएटॉमिक है, ये डायएटॉमिक है, ये भी डायएटॉमिक है, तो हमारे पास NH3 सिर्फ एक पॉलीएटॉमिक है। तो आपको आंसर ये करना पड़ेगा। देखो ये रिसेंटली अगर आप इसी 2025 का जेईई मेन का पेपर देखोगे, ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। 2025 का जेईई मेन का क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, आप इसको देखें। देखो दो एडियाबैटिक कर्व्स है हमारे पास, एक एडियाबैटिक कर्व ए है, ये भी एडियाबैटिक कर्व है, और दूसरी एडियाबैटिक कर्व हमारे पास ये वाली है। एक मैंने बताई ये वाली एडियाबैटिक कर्व है, दूसरी हमारे पास ये है। अगर इस वाली एडियाबैटिक कर्व को देखा जाए, इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी। और जिस कर्व का स्लोप ज्यादा होता है उस कर्व की एटॉमिसिटी, अगर एटॉमिसिटी देखा जाए, एटॉमिसिटी ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। एटॉमिसिटी जो होती है वो ए की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो पी आइसो वी आइसो। लेकिन मैं सिंपली बताता हूं, अगर दो एडियाबैटिक कर्व्स है जिसका स्लोप ज्यादा है, उसका जो गामा का वैल्यू, हमारे पास
एटॉमिसिटी का वैल्यू है, पॉइजन रेशो का वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ जाता है। गामा ए इज ग्रेटर देन गामा बी। अगर गामा को देखा जाए, एटॉमिसिटी और गामा को, एटॉमिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा, ऐसे आप कर सकते हो। जितना गामा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना हमारे पास गैस की एटॉमिसिटी क्या होगी, ज्यादा, सॉरी मैं बोल रहा हूं जितना हमारे पास गामा का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी एटॉमिसिटी कम होगी। मतलब अगर आप गामा के डिफरेंट वैल्यूज को चेक करोगे, आपके पास अभी 1.4 और गामा का वैल्यू 1.3 आया था। मैंने बोला अगर 1.4 और 1.33 वैल्यू आ जाता है, अगर 1.4 वैल्यू आया, दैट इंडिकेट्स कि गैस हमारे पास डायटोमिक है। और अगर गामा का वैल्यू 1.33 आ जाता है, दैट इंडिकेट्स कि हमारे पास गैस जो है दैट इज मोनोएटॉमिक। अब तुम चेक करो, अगर इस वाली कर्व का गामा वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एटॉमिसिटी कम होगी, ए वाली कर्व की एटॉमिसिटी कम होगी और बी वाली कर्व की एटॉमिसिटी ज्यादा होगी। तुम चेक करो कहां पे ए की एटॉमिसिटी कम है, सॉरी हाँ, ए की एटॉमिसिटी कम है और बी की एटॉमिसिटी ज्यादा है। देखो पहले दोनों दिए हैं मोनोएटॉमिक, तो ये वाला ऑप्शन कैंसल आउट। अब ये भी डायटोमिक, ये भी डायटोमिक, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके पास देखो ये H2 है, H देयर A एंड B कॉरस्पॉन्ड्स टू, देखो ए की एटॉमिसिटी कम होनी चाहिए, बी की एटॉमिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है दिस इज सही। अगर इस लास्ट वाले ऑप्शन को देखा जाए, पहले ए गैस की एटॉमिसिटी जो है वो 2 है और बी गैस की एटॉमिसिटी 1 है, ये गलत ऑप्शन है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। अगर आप मुझे बताएंगे सर ए करो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, हीलियम को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, और बी वाली करो आपके H2 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि बी के लिए गामा का वैल्यू कम है और एटॉमिसिटी ज्यादा है, ये डायटोमिक है। और ए के लिए गामा का वैल्यू कम है, अगर ए के लिए गामा का वैल्यू ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो एटॉमिसिटी कम होनी चाहिए, और ये हमारे पास मोनो एटॉमिक है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है रिसेंटली जेईई मेन के क्वेश्चन में आया हुआ है। देखो अब उसके बाद ये तुम्हें चेक करना है, डिफरेंट प्रोसेसेस दी हुई है। अगर हम पीवी कर्व्स को बनाते हैं, अगर आप सुनो, अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो प्रोसेस आइसोबारिक है। और अगर आप वॉल्यूम चेंज कर, या सॉरी मैं बोल रहा हूं, अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, या सॉरी मैं बोल रहा हूं, अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो P1 से P2 और अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, द प्रोसेस आइसोकोरिक। और ये वाला ग्राफ जिसका स्लोप कम आ जाता है वो आइसोथर्मल होती है, और जिसका स्लोप ज्यादा होता है दैट इज आइडियाबैटिक। अगर आप इनमें वर्क को कंपेयर करोगे, कहां पे वर्क सबसे ज्यादा होगा और कहां पे वर्क सबसे कम होगा, चेक करो कंपैरिजन ऑफ वर्क। जो वर्क होता है दैट इज एरिया अंडर द पीवी कर्व, पीवी कर्व, जितना पीवी कर्व के अंडर एरिया ज्यादा होगा उतना वर्क डन हमारे पास ज्यादा होगा। आप चेक करो, अगर मैं ये चेक करूं कि जो आइसोबारिक वाली कर्व है उसके अंदर कितना एरिया आ जाएगा, उसको मैं एक बार देख लूं। देखो अगर मैं इस आइसोबारिक कर्व के अंदर देखूं, एरिया हमारे पास इतना आ जाता है, ये हमारे पास एरिया आइसोबारिक में आ जाता है। और आइसोबारिक में सबसे ज्यादा एरिया आएगा, उसके बाद एरिया आपके पास किस वाली कर्व में आएगा, आइसोथर्मल में आएगा, उसके बाद एरिया हमारे पास एडियाबैटिक में आएगा, और सबसे कम या जीरो का जो एरिया है वो आइसोकोरिक में आ जाता है। इसलिए आप बार बार ये बताते हैं कि अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है उसमें वर्क डन का वैल्यू 0 आ जाता है। अगर इनमें से प्रोसेस में चेक करा जाए, आइसोबारिक में प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, उसके बाद हमारे पास, सॉरी आइसोबारिक में सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास आइसोथर्मल में, उसके बाद हमारे पास एडियाबैटिक में, और उसके बाद हमारे पास आइसोकोरिक में वर्क डन का वैल्यू आ जाता है। तो आप याद रखेंगे जितना एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आएगा उतना आपके पास वर्क डन का वैल्यू ज्यादा आएगा। आइसोबारिक केस में सबसे ज्यादा एरिया कर्व के अंडर, पीवी कर्व के अंडर आ जाता है, उसके बाद आइसोथर्मल में, उसके बाद एडियाबैटिक, और सबसे कम जो है ना के बराबर वॉल्यूम जो वर्क डन आता है वो आइसोकोरिक प्रोसेस में आ जाता है। ये भी आप ध्यान से सुनेंगे, ये ग्राफ्स बार बार जेईई मेंस में भी और नीट में भी कई बार आ चुका है। देखो एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड ए साइकिल ABCDA as shown in PV diagram, the net work done during the cycle is, मतलब एक प्रोसेस हो रही है A से B जा रहा है, प्रोसेस हो रही है A B में और B C में और C वापस A में, तो हमारे पास प्रोसेस है A B C, उसके बाद फिर से A, ये हमारे पास एक साइकिल बन जाता है। अब आपको इस प्रोसेस में या इस साइकिल में वर्क डन बता देना है। आप चेक करो, मैंने अभी बताया जो वर्क डन होता है
वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी करो। फिर से मैं लिख रहा हूं, एरिया अंडर पीवी करो, जितना पीवी करो के अंडर एरिया ज्यादा आएगा उतना आपके पास वर्क डन का वैल्यू ज्यादा आता है। और एरिया देखो, ये जो हमारे पास साइकिल बन रहा है ये ट्रायंगल है, दैट इंडिकेट्स यहां पे वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 1/2 करेंगे, बेस चेक करो, ये हमारे पास 3v है, बेस इतनी है यहां से यहां तक, v1 से 3v1 तक। अगर आप यहां से बेस को कैलकुलेट करोगे, बेस आएगा 3v1 माइनस v1, वो आएगा 2v1। और अगर आप यहां से यहां चेक करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है हाइट, ए से बी हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइट है। और अगर इस हाइट को देखा जाए, ये हमारे पास 6p1 माइनस p1 हमारे पास आ जाता है, और वो हमारे पास आएगा 5p1। वेरी नाइस, आपको देखना है 3v1, ये आ गया 2v1 और ये आ गया 5v1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, बेस हमारे पास कितना आया, दैट इज इक्वल टू 2 v1, और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यहां से जो चेंज जो हाइट हमारे पास आती है दैट इज 5p1। आप इसको चेक करो, ये आपके पास आएगा 10/2 p1 v1। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 5p1 v1। आपके पास ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके पास यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो थर्मोकेमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस है, इनको भी यही पे कर लेते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। देखो, विच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट डेल्टा H नॉट ऑफ F फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको आप में से कुछ यहां पे कुछ इक्वेशंस दी हुई है, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्टली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रही है। देखो, जब हम डेल्टा H नॉट F को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है एक मोल सबस्टेंस आपके पास बनना चाहिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तब डिफाइन की जाती है जब एक मोल सबस्टेंस फॉर्म हो जाता है और आपके एलिमेंट्स जो है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। वो अपनी एलिमेंटल स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट या जिसको रेफरेंस स्टेट भी बोला जाता है, वो एलिमेंट्स अपनी उस स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। देखो, कार्बन की जो रेफरेंस स्टेट होती है वो कभी डायमंड नहीं होती है, इसलिए यहां पे देखो हर बार मैं बता दूंगा, यहां पे भी 1 मोल की फॉर्मेशन, यहां पे भी 1 मोल की फॉर्मेशन, यहां पे भी 1 मोल की फॉर्मेशन, यहां पे भी 1 मोल की फॉर्मेशन हुई है। अब कब कहां पे तुमने एलिमेंट्स को अपनी एलिमेंटल स्टेट में लिया, डायमंड नहीं, कार्बन की जो एलिमेंटल स्टेट है वो है ग्रेफाइट। तो पहले के लिए हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो, यहां पे आपने H2 को गैस फॉर्म में तो लिया है, लेकिन Br2 की जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट है वहां पे Br2 की अपनी जो स्टैंडर्ड स्टेट है दैट इज Br2 लिक्विड। हमने यहां पे Br2 को अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं लिया, इसलिए ये रिएक्शन भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं करता है। उसके बाद देखो, 1 मोल ग्रेफाइट का एक O2 गैस के साथ, मतलब आपने दोनों स्पीशीज को अपनी एलिमेंटल स्टेट में लिया है और उसके बाद आपने 1 मोल सबस्टेंस की फॉर्मेशन किया, दैट इंडिकेट्स ये वाली रिएक्शन करेक्टली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रही है। अब उसके बाद फिर से बता रहा है 1/4 ऑफ H2, 1/2 ऑफ Br2, आपके पास 1/1 HBr देगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ही नहीं, तो हमारे पास ये इक्वेशन भी हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं करती है। तो अगर किसी भी इक्वेशन को या कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करना चाहती है, पहले वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके बाद 1 मोल सबस्टेंस का फॉर्म होना चाहिए और जितने भी आपने एलिमेंट्स लिए हैं वो अपनी स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेटस में प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपके पास यहां से ये आंसर आ गया। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन हमारे पास सिंपली है कि अगर किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल को हम कंबस्ट करते हैं अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक या हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म तक, उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन। देखो, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट आएगा, क्योंकि पहले भी रिएक्ट कर रही है, उसके बाद ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, डू नॉट रिप्रेजेंट आएगा। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट रिप्रेजेंट हीट ऑफ कंबस्शन। देखो, आपने 1 मोल H2 गैस को लिया है, इसको आपने कंप्लीटली कंबस्ट किया है और ये वाटर में कन्वर्ट हुआ है, इससे ज्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, दैट मींस ये वाली रिएक्शन हीट ऑफ कंबस्शन को डिफाइन कर रही है, ये वाली हीट ऑफ कंबस्शन को डिफाइन कर रही है। कार्बन ग्रेफाइट,
देखो ग्रेफाइट, तुमने डायरेक्टली ग्रेफाइट लिया है, सुनो तो यही से क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 मोल सबस्टेंस यहां पे भी लिया है, उसको भी कॉम्बस्ट किया अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म में। 1 मोल कार्बन डायमंड फॉर्म में लिया है, उसको कंप्लीटली कॉम्बस्ट करके हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। 1 मोल ग्रेफाइट का एक O2 के साथ कंबाइन करा है और हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। ये भी हीट ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी हीट ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब तुम्हें बताना है, अगर देखो एक तो ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि एक तो आपने ग्रेफाइट का ये नहीं रिप्रेजेंट किया है कि आपने ग्रेफाइट का 1 मोल लिया है, और ये भी आप गलत यहां पे देखोगे क्योंकि यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म इसकी नहीं है, इसलिए ये वाली रिएक्शन जो है ये हीट ऑफ कंबशन को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड CaO और -1675 किलोजूल पर मोल एंड -635 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। अगर हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है या रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है, वो बराबर होती है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपको किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी होगी, वो बराबर होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो, अगर आप इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखोगे, ये आएगा डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर आएगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट आपके पास कैल्शियम है, 3 कैल्शियम है, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा H नॉट F ऑफ कैल्शियम, और ये आपके पास सॉलिड दिया हुआ है और यहां पे एल्युमिनियम भी सॉलिड दिया हुआ है, कैल्शियम। दूसरा आपके पास जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कौन सा है, Al2O3 एक दिया है, तो आएगा डेल्टा H नॉट ऑफ F Al2O3 माइनस करेंगे आप समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट आपके पास CaO है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 3 CaO है, -3 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड माइनस करेंगे। दूसरा आपके पास है एल्युमिनियम, कितने एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है, मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम। देखो आपने यहां पे 2 एलिमेंट्स को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, एक एलिमेंट कैल्शियम है उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपने एल्युमिनियम लिया है, उसकी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगी। अगर आपको अब डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना होगा, वो बराबर आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO। तो आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आपके पास है Al2O3 का दिया है -1675 किलोजूल माइनस ये आपके पास 635 किलोजूल आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1050 किलोजूल, लेकिन आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं ऐसे बता सकता हूं इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो आपके पास -1050 किलोजूल के बराबर आती है, तो यहां पे आंसर आएगा -1050 किलोजूल, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ये A लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस B गैस, और इस रिएक्शन में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो उसका वैल्यू दिया हुआ है, चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू भी दिया हुआ है, और टेम्परेचर भी आपके पास मेंशन्ड है। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा G इन किलो कैलोरीज। देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन है दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और इसमें आप बता सकते हैं जो डेल्टा G होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आप अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लिखते हैं वो बराबर होता है चेंज इन एंथैल्पी माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा S रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंट्रोपी। अब देखो आपके पास डेल्टा G निकालना है, डेल्टा S भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, लेकिन अभी आपके पास डेल्टा H नहीं है, आपके पास क्या दिया हुआ है, डेल्टा U दिया है। क्या आपके पास कोई ऐसा रिलेशन है जो डेल्टा H
और डेल्टा यू को आपस में कोरिलेट करता है। मैंने बोला डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आपके पास आ जाती है। और अगर आप ये लिखेंगे डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा यू कितना दिया हुआ है 2.1 किलो कैलोरी ये दिया हुआ है, प्लस डेल्टा एनजी, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है। देखें हम डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एनजी हमारे पास आएगा, दो गैसियस प्रोडक्ट्स है माइनस कोई भी हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट नहीं है, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू 2 आएगा। तो हमारे पास डेल्टा एनजी का वैल्यू 2 है। आर का हमारे पास, क्योंकि हम कैलोरीज में यहां पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास आर का यूनिट कैलोरीज में 2 के बराबर आता है। और मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 300 है। लेकिन अगर आप कैलोरी में आर का वैल्यू रखे हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि किलो कैलोरी बन जाए। आपके पास देखो ये 0 0 कैंसल, ये 0 और 0 कैंसल, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2.1 किलो कैलोरी प्लस ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 10, वो आएगा आपके पास 0.4, वो आ जाएगा आपके पास 0.4। आप इसको सॉल्व, ये आएगा 2, हाँ सॉरी एक सेकंड, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया 12, 12 बाय 10 जो होता है दैट इज 1.2, दैट इज 1.2। लेकिन इसका अगर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये भी किलो कैलोरी में आया है, और इसका अगर तुम आंसर करोगे आपके पास आएगा 3.3 किलो कैलोरी। दैट इंडिकेट्स कि इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच का वैल्यू है दैट इज 3.3 कैलोरी। डेल्टा एच तुम्हें मिल गया, तुम्हें डेल्टा जी मिलेगा। डेल्टा जी किसके बराबर होगा, डेल्टा एच 3.3 किलो कैलोरी माइनस टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300, और डेल्टा एस का वैल्यू जो दिया है वो दिया 20 कैलोरी। अगर 20 कैलोरी दिया है, इसको किलो कैलोरी से में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का हम यहां पे डिवीजन करेंगे, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो डेल्टा जी आएगा दैट इज 3.3 किलो कैलोरी, माइनस करेंगे हम, ये आएगा 6 किलो कैलोरी। तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज डेल्टा एच बराबर आएगा -2.7 किलो कैलोरी। तो आपकी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इस रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव आती है, दैट इंडिकेट्स कि ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। A process will be spontaneous at all temperatures if, देखो एक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब उस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज नेगेटिव देखा जाए। किसी भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है, उस रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। और डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा कब नेगेटिव आएगा, तब नेगेटिव आएगा जब डेल्टा जी को मैं सबसे पहले तो लिखूं, वो आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखेंगे और ये टी डेल्टा एस का वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं, सुने अच्छे से, डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा कब नेगेटिव होगा, जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा और टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तब ये पूरी टर्म नेगेटिव, ये पूरी टर्म नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही। ये मल्टीप्लाई नहीं है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव आपके पास नेगेटिव ही हो जाएगा। अब डेल्टा एच अगर हम नेगेटिव रखते हैं और टी डेल्टा एस का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, जब डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये टी डेल्टा एस पॉजिटिव बनेगा और ये माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव बनेगा। दैट इंडिकेट्स कि अगर किसी भी प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, वो रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, और वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी किसी भी टेम्परेचर पे। तो हमारे पास अगर तुम याद रखोगे, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0। आप इसको लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास सही देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इफ इट कूल्स फ्रॉम 800 केल्विन to 300 Kelvin. Specific heat capacity of iron is 2 joule per Kelvin per gram. अब तुम ये देखो, अगर आपको आयरन ब्लॉक की एंट्रोपी चेंज निकालनी है जिसका मास 100 ग्राम है और वो कूल डाउन होके 800 से 300 आ रहा है, और उस आयरन ब्लॉक की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज 2.0 जूल पर केल्विन पर ग्राम में हमारे पास आ जाता है। देखो, अगर एंट्रोपी चेंज सिस्टम की फाइंड आउट करनी होती है, वो बराबर होता है एनसीपी ln ऑफ T2 by T1 प्लस
NR ln ऑफ V2 by V1। आपके पास अगर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकालनी होती है, वो एंट्रोपी चेंज कितनी बराबर आती है, NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। ये हमारे पास इक्वेशन है। और अगर आप क्या काम कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं, हम इस टर्म में देखना चाहते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, चूंकि यहां पे कोई इंफॉर्मेशन वॉल्यूम की नहीं है, दैट इंडिकेट्स कि हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, ये हमारे पास टर्म नलिफाई हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है, या जीरो के बराबर हमारे पास आ जाती है। अब उसके बाद क्या मैं डेल्टा एस का वैल्यू, अगर सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है, अगर आप आइसोकोरिक कंडीशन लेते हैं तो आपके पास डेल्टा एस जो होगा वो बराबर आएगा, देखो अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म्स में लिखूंगा, क्योंकि ये मोलर हीट कैपेसिटी की टर्म्स में दिया है, मैं डेल्टा एस के बदले लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे दिया है मोलर हीट कैपेसिटी। मैं अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म्स में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ T2 अपॉन T1। इसको सॉल्व करेंगे, ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय सब्जेक्ट जो है उसकी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी दी हुई है 2, मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ T2 अपॉन T1। फाइनल टेम्परेचर कितना है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, आपके पास फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन है और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 800 केल्विन है। आप इस डेल्टा एस को निकाल सकते हो, ये आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको लिख सकते हो 2.303 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8। इसका वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगा, ये पूरा हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहां से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन यहां से आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, या जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं या जिस पैटर्न से पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चन यहां से हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।